तो मैं रघुनंदन मंगल आप सबका गौरंगा क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कल देखा था, हमने एक एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज स्टार्ट की है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अभी हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो आपके सामने है पॉलिटी का। तो आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। कल हमने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक था अटॉर्नी जनरल का, और मुझे उम्मीद है कि आपने उसे बेहद पसंद भी किया है और आपको वो पूरी तरह समझ में भी आया होगा। एक बात और दोस्तों, जो हम यहाँ पर वीडियो में पढ़ा रहे हैं आपको, आप यदि उसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप गौरंगा क्लासेज का चैनल सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मैं वहाँ से भी, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। अब मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है 9958014853। आप इस नंबर पर मुझे क्या कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं यहाँ से भी आपको PDF सेंड कर दूंगा। और आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है राष्ट्रपति का। तो स्वागत है आपका सभी का एग्जाम वैक्सीनेशन सीरीज में, और फटाफट से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। दोस्तों देखिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं इस सब चीज़ों को लाइव पढ़ाता आप लोगों के सामने, पर अभी लाइव इसलिए नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। और YouTube की पॉलिसी है कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो आप YouTube पर लाइव पढ़ा सकते हैं। तो अगर आप एक व्यक्ति भी 8 से 10 लोगों को जोड़ता है तो बहुत जल्दी हम 1000 सब्सक्राइबर की जो फैमिली है वो पूरी कर पाएंगे, और हम यहाँ पर लाइव पढ़ाएंगे फिर दोस्तों आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही पढ़ना पड़ेगा। और जो भी कोई डाउट आता है पॉलिटी से रिगार्डिंग, आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका जो है आपको सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के श्रृंखला को, और जुड़िए हमारे साथ। तो आज का जैसा टॉपिक आपने देखा है, टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट। तो मन में जैसे ही प्रेसिडेंट के बारे में आपने टॉपिक में देखा तो आपके मन में तुरंत सवाल बहुत सारे दिमाग में आ गए कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, कौन से नंबर के हैं, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, क्या उनकी सैलरी होती है, कौन उन्हें ओथ दिलाता है, क्या उनके कार्य होते हैं, कितनी उनकी पावर्स होती है। ये सारे डाउट्स आपके जो है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके मैं टोटल 5 से 6 भाग लेकर आऊँगा प्रेसिडेंट के, क्योंकि पॉलिटी में प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और यदि आप जानते भी होंगे तो हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा प्रेसिडेंट ही होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी प्रेसिडेंट ही होता है, और सारे कार्य जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। इसलिए प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारी पॉलिटी में, और इवन हमारे एग्जाम में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है प्रेसिडेंट। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से प्रेसिडेंट को पढ़ना है, और मेरा वादा आपसे रहेगा कि आपको प्रेसिडेंट ये वीडियो देखने के बाद एकदम दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने देख ही रहे होंगे कि अभी जो वर्तमान प्रेसिडेंट हमारे हैं वो है आपके रामनाथ कोविंद जी। देखिए, जब भी प्रेसिडेंट का नाम लेते हैं तो प्रेसिडेंट की पदवी, क्योंकि प्रथम पदवी है भारत में, इसलिए उनके आगे महामहिम लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों? महामहिम रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। यानी इनसे पहले जो प्रणब मुखर्जी थे, महामहिम प्रणब मुखर्जी, जो कौन से नंबर के थे दोस्तों? वो 13th नंबर के प्रेसिडेंट थे। और ये जो चुने गए हैं प्रेसिडेंट, ये 25 जुलाई 2017 को इन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो ऑब्वियसली बात है, आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट पोस्ट की जो शपथ है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है, CJI। और कल मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अभी जो नए CJI बने हैं वो कौन से नंबर के बने? 48 नंबर के बने हैं। और क्या नाम है उनका? NV रमाना। ये आपको करंट में याद रखना है। ठीक है, और इससे पहले जो 47th नंबर के थे वो कौन थे? अरविंद बोबड़े साहब थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें ध्यान भी रखनी है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अभी ये 48 नंबर के हैं, जबकि राष्ट्रपति पद की शपथ श्री रामनाथ कोविंद जी को
कौन से नंबर के सीजेआई ने दिलाई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दिलाई थी दोस्तों? तो वो थे 44वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक बार हम सरसरी निगाहों से, हालांकि मुझे पता है आपने पॉलिटी पहले पढ़ रखी है, कहीं से भी आपने पढ़ रखी हो नो डाउट, पर आप यहाँ पर अपना क्विक रिवीजन भी कर सकते हैं। और अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ रखी है तो आप यहाँ पर पॉलिटी को स्टार्ट भी कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से, दोनों तरह के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो देखिए, प्रेसिडेंट जो हमारे संविधान में, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट हमारे संविधान के पार्ट 5 में है। कौन से पार्ट में, कौन से भाग में है? पार्ट 5 में। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में एक बार बताना चाहूँ तो हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो हमारे संविधान के में टोटल 22 भाग थे। जब हमारा संविधान बना था तब उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। और वर्तमान में यदि आपसे पूछे तो कितने भाग हैं? टोटल 25 भाग हैं। ठीक है, यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक, 22 तक हमारा संविधान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, बांटा गया था, ताकि उसे अच्छे से समझा जा सके। और यदि वर्तमान में देखेंगे तो टोटल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। हाँ, पर एक बात याद रखना, यदि आपकी कोई प्रश्न आए कि बताइए हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप, और ऑप्शन में 22 हो, तो आप यकीनन मानिए उसका आंसर 22 ही लगाइएगा। चाहे वर्तमान में 25 भाग हैं, पर अगर ऑप्शन में 22 हो तो आपको उसका आंसर 22 ही लगाना है। क्यों? क्योंकि जो 3 भाग जुड़े हैं वो हमारे इन्हीं भागों में जोड़े गए हैं सब क्लोज के रूप में। इसलिए अगर ऑप्शन में 22 हो तो आप मार्क 22 करेंगे, पर यदि ऑप्शन में 22 नहीं है तो आप मार्क क्या करेंगे दोस्तों? 25 करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो 22 पार्ट है उसमें पार्ट नंबर 5, भाग नंबर 5 में हमारे यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन का जिक्र किया गया है। और यूनियन का ही एक पार्ट होता है प्रेसिडेंट, यूनियन का ही पार्ट होता है प्रेसिडेंट। तो ऑब्वियसली बात है, प्रेसिडेंट भी किस में आएगा? पार्ट 5 में ही आएगा। यानी प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल है, अगर वो बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 52 से स्टार्ट होते हैं और 62 तक चलते हैं। इसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है? 52 से लेकर 62 तक है, 52 से लेकर 62 तक है, भाग 5 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पर और देखेंगे आप यहाँ पर। तो कह रहा है क्या कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल के बारे में एक बार हम देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 52 आपसे कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार, देयर शेल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा और वह क्या होगा? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का प्रथम नागरिक होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 53 आपसे क्या कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। इसका मतलब जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं ना, वो सब किसमें निहित होती है? किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से होती है। अब इसका मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों को संबंध करता है या राष्ट्रपति किसी की सहायता से करता है? तो दोस्तों इसके लिए एग्जीक्यूटिव पावर के लिए आप देखेंगे कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से, यानी मंत्री परिषद की सहायता से सारी कार्यपालिका शक्तियों को देखता है। पर किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 54 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 54 में लिखा गया है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। भाई अगर कोई राष्ट्रपति बनेगा तो राष्ट्रपति का चुनाव भी तो होगा। अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है? इसका मतलब प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? फटाफट से आप इसका आंसर, जब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट बोल दीजिए दोस्तों। तो आपने बोल भी दिया होगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप का यहाँ पर मतलब क्या है?
कि क्या आप कभी प्रेसिडेंट का वोट देते हैं? क्या जनता प्रेसिडेंट के लिए वोट डालती है? नहीं, जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जबकि अगर हम देखें तो एमएलए जो होते हैं, हमारे जो विधायक होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, सांसद, उनके लिए जनता डायरेक्ट वोट देती है। और जनता यदि डायरेक्ट वोट देती है तो उसे कहते हैं डायरेक्टली इलेक्शन, यानी प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, मुझे उम्मीद है शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और आर्टिकल नंबर 54 में ही प्रेसिडेंट का यानी राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई है। इसका मतलब निर्वाचक मंडल यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, ये भी किसने बताया गया है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 54 में। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 55 की यदि बात करें तो आर्टिकल नंबर 55 आपसे कहता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग, तरीका बताता है राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 56 आपसे क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 56 आपसे कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के पद की जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? तो आप यहां पर देखेंगे राष्ट्रपति का पद जो होता है वो चुने जाने से 5 साल का होता है। पर राष्ट्रपति चाहे तो इससे पहले भी इस्तीफा दे सकता है, या किसी अकारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। आई बात समझ में? एक मन में प्रश्न आ रहा है, मुझे पता है कि सर यदि राष्ट्रपति रिजाइन करेगा तो वह अपना इस्तीफा किसको देगा, रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? तो वो देता है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को जैसे ही वह इस्तीफा देता है तो उपराष्ट्रपति की ये ड्यूटी है कि वह लोकसभा के अध्यक्ष को यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा को इसकी इंफॉर्मेशन दे। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? आर्टिकल नंबर 57 आपसे क्या कहता है? एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। देखिए इतना ही नहीं पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट, एक एक आर्टिकल के बहुत क्वेश्चन करेंगे और आपकी खोपड़ी के अंदर पूरा उसको फिट कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है दोस्तों। और अगर पसंद आए तो लाइक करना है, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, अगर परिवार में 4-5 लोग हैं तो उनके YouTube पर जाकर भी आप इस चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाएं और हम लाइव आपको पढ़ाएं एकदम रूबरू होके। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन लिखा गया है, यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन लिखा गया है। या इसका मतलब आप समझें कि क्या हमारे भारत में राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ सकता है, यानी एक ही राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल लड़ सकता है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार चुनाव लड़ सकता है, वहां पर फिक्स्ड है 2 बार। पर यदि आप थोड़ा सा पास्ट में गौर करेंगे ना दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो सिर्फ एक कार्यकाल के लिए ही बने हैं, यानी अनरिटन सा रूल है, संविधान में लिखा तो नहीं गया है, पर अगर देखें तो एक रूल बन गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो सिर्फ एक कार्यकाल के लिए ही बने हैं। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 58 आपसे क्या कहता है? तो क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि भाई प्रेसिडेंट बनने के लिए योग्यता भी तो कुछ होनी चाहिए उसकी। अगर योग्यता नहीं होगी तो क्या हर कोई प्रेसिडेंट बन सकता है? तो ये हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से फटाफट से। और 59 जो है वो कहता है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस,
यानी सेवा शर्तें जो हैं, सर्विसेज जो है राष्ट्रपति की, वो क्या है, वो आर्टिकल नंबर 59 बताता है आपको। क्या कहता है 59? कि जैसे राष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति भवन मिलेगा, राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति पद पर सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, 5 लाख रुपए मिलती है, वो भी टैक्स से हटकर, यानी कर मुक्त मिलती है। हम कह सकते हैं नॉन टैक्स पेड है, ठीक है, यानी कर मुक्त है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 60 आपसे क्या कहता है, ऑथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन दिलवाता है। तो मैंने आपको अभी बताया राष्ट्रपति की शपथ जो है वो सीजीआई के द्वारा दिलवाई जाती है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाई जाती है। अब मन में प्रश्न आ रहा है कि सर यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो उस समय कौन राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम जज होता है, सीनियर मोस्ट जज जो होता है, वो उसे शपथ दिलवाता है। देखिए मैंने आपके लिए हिंदी में भी ये आर्टिकल दिए हैं, आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये इंग्लिश में ही है, यहाँ पर हिंदी में भी बाकायदा ये सारे दिए हुए हैं। तो इसलिए मेरा जो कंटेंट आपके पास आएगा, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखते हुए आएगा। चलिए तो आर्टिकल नंबर 61 को हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इम्पीचमेंट, यानी महाअभियोग। और देखिए हमारे संविधान में अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो महाअभियोग शब्द जो है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज हुआ है, बाकी किसी के लिए नहीं। हाँ, कुछ पद के लिए महाअभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, या यूपीएससी के चेयरमैन को हटाना। ये सब की जो प्रक्रिया होती है, इनको हटाने का जो कार्य होता है वो हमारी पार्लियामेंट की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा होता है, पर राष्ट्रपति के जैसे नहीं होता है। महाअभियोग जैसा होता है, महाअभियोग नहीं होता है। तो कहना गलत होगा कि उनके लिए भी महाअभियोग की प्रक्रिया होती है, महाअभियोग जैसी होती है ये कह सकते हैं। और आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि महाअभियोग हमने कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से है, तो वही हमने जो कॉन्सेप्ट लिया वो कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है। और बहुत डिटेल में इस महाअभियोग को मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न भी है महाअभियोग का। चलिए आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 62 आपसे कहता है राष्ट्रपति के पद, यानी राष्ट्रपति का जब कार्यकाल खत्म हो जाता है तो कार्यकाल खत्म होने से पहले, देखिए राष्ट्रपति का पद एक ऐसा पद है जो कभी खाली नहीं रह सकता, तो इसलिए राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की जो कार्यकाल है वो खत्म होने से पहले ही एक नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद नंबर 62 आपसे कहता है, 62 कहता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है शायद आपको कुछ आइडिया लग गया होगा राष्ट्रपति के आर्टिकल्स के बारे में, तो और ये याद भी हो जाएंगे, ये मेरा आपसे विश्वास है। बस आपको यहाँ पर वीडियो में बने रहना है। तो कल हमने 1 से 10 तक प्रश्न डिस्कस कर लिए थे, आज 11वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न आपके सामने क्या है दोस्तों, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, देखिए इलेक्टेड बाय यानी ये कौन सा आर्टिकल होगा, चलिए आप मुझे बताइए। तो ये होगा आपका आर्टिकल नंबर 54 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, यानी राष्ट्रपति को कौन कौन चुनता है, यानी इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा है, निर्वाचन मंडल की बात कर रहा है। और मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि निर्वाचन मंडल कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 54 में आता है। इसका मतलब ये प्रश्न का आंसर देने के लिए आपका जो इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका बनेगा आंसर नंबर डी। वो मैं आपको भी बताता हूं। यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसके वोट में कौन कौन भाग लेते हैं, तो सबसे पहले कौन भाग लेता है, चलिए बताइए मुझे। सबसे पहले भाग लेते हैं हमारे इलेक्टेड मेंबर, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। यानी इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्यों बोला मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ राज्यसभा और लोकसभा में ऐसे पद हैं
जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है तो राष्ट्रपति को कैसे चुन सकते हैं वो लोग? नहीं चुन सकते हैं, इसलिए निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं चुनने के लिए। हाँ, राष्ट्रपति को हटाने के लिए वो इलेक्शन जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी भाग लेते हैं। पर अभी हम सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन के लिए सिर्फ इलेक्टेड मेंबर की बात करेंगे। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्टेड मेंबर कहाँ के हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जितने भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों की विधानसभा, नॉट विधान परिषद, ध्यान रखना बात को, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। और तीसरा जो भाग लेते हैं वो लेते हैं दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी में जो विधानसभा है उसके इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। और ये अगर आप देखेंगे तो हमारे ओरिजिनल संविधान में, जब संविधान बना था तो उस संविधान में सिर्फ इन दोनों का ही लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले सकते हैं। पर एक अमेंडमेंट हुआ था जो था 17th अमेंडमेंट। कौन सा था दोस्तों? 70वां संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके तहत हमने दिल्ली और पुडुचेरी को भी इसमें जोड़ लिया। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके इस आंसर बनाइए कि क्या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भाग लेते हैं? नहीं, इनके साथ साथ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा भी भाग लेते हैं और दिल्ली पुडुचेरी भी भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला है, भैया मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ठीक है, पर इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, है ना, और ये भी गलत हो गया, ठीक है। मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं, बहुत सारे लोग भाग लेते ना, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगली बात करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये बात हिंदी में भी लिखी हुई है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो आंसर आ जाएगा निर्वाचन मंडल के द्वारा। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि राष्ट्रपति की बात है और मैं कोई पॉइंट स्किप करना नहीं चाहता, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके आपको सारे पॉइंट समझा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो में लंबा लगे तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी कर सकते हैं, जैसे 2x स्पीड, 1/1.5x स्पीड से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पर आप पूरा देखिएगा तभी इसका लाभ आपको मिलने वाला है। वो भी कहाँ मिलेगा? एग्जाम हॉल में मिलेगा। ये बात मेरा, चलिए मैंने यहाँ पर पूरा लिख भी दिया दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो देखिए आप, ये लिखा हुआ है अंडर द आर्टिकल 54 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अनुच्छेद 54 के तहत। और मैंने आपको बताया भी है कि हमारे जो इलेक्टोरल कॉलेज की बात है वो कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 54 में की गई है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये कौन से अधिनियम के तहत जुड़े थे? तो आप लिख लीजिएगा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जुड़े थे। अच्छा, आपसे मेरा एक प्रश्न है, पूछूं प्रश्न ये है कि मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में कि दिल्ली विधानसभा कब बनी थी और पुडुचेरी विधानसभा कब बनी थी, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चलिए अगला आप ले लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। देखिए बहुत, ये मान लीजिए अच्छा प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर मुझे बताइए कि आर्टिकल नंबर 53 जो है आपका, आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 53 यही तो कहता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर शुड बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। अब अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में निहित होती है, इसका मतलब हेड ऑफ स्टेट भी कौन होगा? प्रेसिडेंट ही होगा। ये बात आप थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि ये यहां पर आप देखेंगे, मैं आगे भी इसको बताऊंगा हेड ऑफ स्टेट को। देखिए कंफ्यूजन ये होता है कि अगर आप हेड ऑफ स्टेट की बात करेंगे, एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ स्टेट्स।
बस ये एस लगाते ही आंसर चेंज हो जाता है। ये बात हम आगे करेंगे, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। ये दोनों बातें मैंने एक प्रश्न के माध्यम से कवर भी की है यहाँ पर। चलिए ठीक है, जब तक आप मुझे रिवीजन में बताइए। भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख, वो हिंदी में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे हम। देखिए मैंने कहा था ना, मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। हेड ऑफ इंडियन स्टेट, या स्टेट भी लिख सकते हैं, और हेड ऑफ स्टेट्स। स्टेट अगर लिखा हुआ है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर बात स्टेट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है भारत एक राज्य है, यानी कि यहाँ पर स्टेट जो है वो किसके लिए जो है, भारत के लिए। भारत एक राज्य है। भारत क्या है दोस्तों, एक राज्य है, ठीक है। मैं इसको यहां से थोड़ा सा, भारत एक क्या है, राज्य है। तो यहां पर लिख लेंगे भारत राज्य के लिए यूज हुआ है, भारत राज्य के लिए यूज हुआ है। और यहां पर किसके लिए यूज हुआ है, ये इसका मतलब होता है भारत के राज्य। देखिए बात को समझना दोस्तों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो फैकल्टीज भी होती है वो भी इसमें गलत बता देती हैं। तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखना, जो इंडियन स्टेट होता है ये किसके, स्टेट यानी एस नहीं है, ये सिंगुलर है। अगर एस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल का मतलब तो भैया बहुत सारे राज्य होते हैं ना, और सिंगुलर का मतलब एक होता है। और भारत में एक राज्य तो नहीं है, भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर स्टेट्स की बात करें तो राज्यों की बात कर रहा है जो भारत में स्थित है। और आप जानते होंगे कि हमारे भारत में कितने कुल राज्य अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भारत स्टेट यूज होगा तो भारत के लिए यूज होगा, और स्टेट्स यूज होगा तो भारत के राज्यों के लिए यूज होगा। अब मुझे आप इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो भारत हेड ऑफ इंडियन स्टेट की बात करेगा, इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे बता दीजिए, और यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा वो आप मुझे बता दीजिए। तो स्टेट की बात करेगा, अगर स्टेट की बात करेगा तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा प्रेसिडेंट। क्या होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति होगा। और अगर हेड ऑफ स्टेट्स की बात करेगा तो आंसर होगा गवर्नर। याद रखना ये बात को, आंसर क्या होगा, गवर्नर, राज्यपाल। ये राज्यों का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। अगर राज्यों का संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो गवर्नर होता है, और भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य राष्ट्रपति होता है। ये बात यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द फर्स्ट सिटीजन, देखिए प्रथम नागरिक होता है, एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में क्या करता है, वो कार्य करता है। हमारे राष्ट्रपति के नाम से ही हमारा देश जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये तो आप आंसर खटाक से लगा देंगे, कौन सा है, यस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, एन.वी. रमन्ना, 48 नंबर के हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें अभी कि रामनाथ कोविंद जी जो है 14th नंबर के, जो 14वें नंबर के हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको शपथ किसने दिलवाई थी, तो 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जेस केहर साहब ने दिलवाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, कौन से आर्टिकल में, जरा आप मुझे रिवीजन में बताइए, रिकॉल करके बताइए। तो आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 60 में जो है वो क्या दिया हुआ है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट दी हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगला आप यहां से लेते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने वही बात हिंदी में यहाँ लिखी हुई है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। और आप यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, गौरंगा क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देखिए बात लिखी भी हुई है, आर्टिकल नंबर 60 जो होता है वो बताता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। पर यदि मुख्य न्यायाधीश, एकदम सब कुछ लिखा हुआ है, आपके मन में कोई भी डाउट आता है ना, तो मैंने एज ए स्टूडेंट बनकर ही सब चीज़ें बनाई है, यानी क्या क्या डाउट स्टूडेंट के मन में आ सकता है वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको ऐड की है। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलवाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी सुपर मोस्ट जो जज होता है, सीनियर मोस्ट जो जज होता है, वो आपको ये शपथ दिलवाता है। अगला प्रश्न है, ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल फॉर द पीरियड ऑफ।
अब आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसे कहते हैं अध्यादेश शक्ति। कौन सी होती है दोस्तों? अध्यादेश, यानी अनुच्छेद 123 में ये दी गई है। अनुच्छेद 123 आपसे कहता है क्या कि जब देखिए ऑर्डिनेंस बनाने का काम, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वैसे तो कानून बनाने का काम किसका है? संसद का है, क्योंकि संसद, हमारे संविधान में संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सदन जब सत्र नहीं चल रहा होता है, सत्र की छुट्टियां होती है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर हमारे यहाँ कितने सत्र होते हैं, तो मेहनत तो 3 सत्र होते हैं, मुख्य रूप से 3 ही सत्र होते हैं। पहला सत्र कौन सा होता है दोस्तों? बजट। पहला सत्र कौन सा होता है? बजट, ठीक है। और दूसरा होता है मानसून, और तीसरा कौन सा होता है? विंटर। एक साल में 3 सत्र होते हैं। ये कब से कब तक होता है? फरवरी से लेकर अप्रैल तक होता है। ये कब होता है? तो ये जुलाई अगस्त में होता है, ठीक है। और ये कब होता है? ये होता है नवंबर दिसंबर में। ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ पूरे 1000 प्रश्नों में। तो ये मान लो पॉलिटी कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगी आपकी, और 4 से 5 बार रिवाइज होने का मतलब समझ रहे हैं आप कि आपकी खोपड़ी के अंदर फिट बैठ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब सदन नहीं चल रहा होता है, तब कोई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, यानी लोक कल्याण के लिए अगर कोई कानून बनाने की बात आ जाए जो जरूरी है, एकदम बनाना ही है, तो फिर राष्ट्रपति को ये पावर दी जाती है कि वो कानून बना सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत ये पावर दी जाती है उसको? आर्टिकल नंबर 123 के तहत, ठीक है। आर्टिकल नंबर 123 के तहत ये पावर दी जाती है कि वो कानून बना सकता है। पर जब वह कानून बनाता है, मान लीजिए बना दिया उसने, और किसकी सलाह पर बनाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर वह अध्यादेश बनाता है। तो कितने महीने के लिए वो लागू रहता है? 6 महीने के लिए लागू रहता है, ठीक है बात। अच्छा, यहाँ पर एक बात और, इसमें कंफ्यूजन वो कर सकता है एग्जामिनर। देखिए, अगर ये प्रश्न ये होता कि ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट इज एप्लीकेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड, वैसे तो यहां पर उसने सिर्फ पीरियड देकर इसका आंसर क्या बना दिया? 6 मंथ बना दिया। पर अधिक से अधिक कितने मंथ तक, कितने समय तक राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अध्यादेश लागू रह सकता है, कार्य कर सकता है? तो वो होता है दोस्तों 6 मंथ 6 वीक। यानी देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अनुच्छेद 123 में क्या लिखा गया मैं आपको बताता हूं कि जब कोई अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, कोई कानून जब राष्ट्रपति के द्वारा बनाया जाता है, तो वह 6 महीने तक कार्य करता है। और हमारे संविधान में बात लिखी भी गई है कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम समयावधि है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 1 साल में सदन के 2 सेशन तो होने ही चाहिए। अब 6 महीने के अंदर सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जिस दिन सदन स्टार्ट होता है, सदन की कार्रवाई चालू होती है, उस दिन से लेकर 6 वीक के भीतर भीतर वह अध्यादेश सदन के दोनों सदनों से पारित किया जाना चाहिए, पास किया जाना चाहिए, तब तो वह कानून बना रहेगा। और अन्यथा यदि उसे संसद से पारित नहीं किया गया, सदन से पारित नहीं किया गया, तो वह कानून निरस्त हो जाएगा। कितना टाइम दिया उसमें? 6 वीक। सदन की कार्रवाई शुरू होने से 6 वीक के भीतर भीतर वो पास होना चाहिए, यानी मैक्सिमम पीरियड का पर यहाँ पर आंसर प्रश्न होता तो आंसर आता 6 मंथ 6 वीक। पर इसने सिर्फ पीरियड पूछ लिया है तो आंसर आ जाएगा 6 मंथ, ठीक है दोस्तों। वही बात यहाँ पर हिंदी में है तो आंसर आपका 6 मंथ आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा इस बात को। चलिए, मैंने यहाँ पर दिया भी हुआ है, आर्टिकल नंबर 123 में है। क्या है आर्टिकल नंबर 123 में कि संसद के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए भैया? वो तो 6 मंथ और 6 वीक अधिकतम, मैक्सिमम ड्यूरेशन है ये इसका, मैक्सिमम ड्यूरेशन। और मैं आपको पूरा बताने भी वाला हूं कि 123 राष्ट्रपति के एक एक आर्टिकल को हम धीरे धीरे पढ़ने वाले। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चलिए, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, तो आंसर बताइए इसका फटाफट आप।
कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको आंसर आ भी गया होगा। कल मैंने आपको 3 पोस्ट के बारे में बताया था। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रसाद पर्यंत। देखिए इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति ही उन्हें अपॉइंट करता है और राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें हटा सकता है। यानी उन्हें हटाने की जो शक्ति है, पावर जो दी गई है, वो किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। जबकि कई पोस्ट ऐसी होती है जिन्हें राष्ट्रपति डायरेक्ट हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो प्लेजर ऑफ पोस्ट का मतलब ये होता है कि वह राष्ट्रपति की मर्जी से कार्य करते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति जब चाहेगा ना तब वह उसे हटा सकता है। तो पहला कौन सा था, पहला था गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यों के राज्यपाल। दूसरा क्या था दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। और तीसरा था आपका अटॉर्नी जनरल्स, अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपके सामने बन जाएगा गवर्नर ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, तो ये आपका आंसर इसमें बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो वही इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, राज्यपाल। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट जो होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रसाद पर्यंत का मतलब था राष्ट्रपति की मर्जी से। संविधान में उन्हें हटाने का कोई प्रारूप नहीं दिया हुआ, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति जब चाहे वो हटा सकता है। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल किसको होती है, सामूहिक रूप से जिम्मेदार किसको होती है, तो आंसर आएगा लोकसभा। पर अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मिनिस्टर होते हैं इंडिविजुअली यानी अलग अलग रूप से किसको जिम्मेदार होते हैं, तो आंसर आएगा प्रेसिडेंट को। देखिए दोनों अलग अलग है, कलेक्टिवली पूछे तो लोकसभा को जिम्मेदार होते हैं और अगर इंडिविजुअली पूछे तो राष्ट्रपति को जिम्मेदार होते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के आपने देखा भी होगा, किसी राज्य का राज्यपाल 5 साल तक राज्यपाल बना रहता है, किसी का 2 साल तक बना रहता है, किसी का 1 साल भी नहीं पूरा नहीं बनता है। कहीं कहीं आपने ये भी देखा होगा कि 2-2 राज्यों के एक ही राज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो वो सब जो है वो राष्ट्रपति की प्लेजर ऑफ पोस्ट है, इसलिए वहां पर ऐसा हो सकता है। अब एक थर्ड पॉइंट आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, उपराज्यपाल। तो मन में प्रश्न आ रहा होगा कि उपराज्यपाल कौन होते हैं और ये कहां पर नियुक्त होते हैं। तो देखिए हमारा जो भारत है उसमें 28 तो राज्य हैं और 8 क्या है, यूनियन टेरिटरी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें कौन नियुक्त होता है दोस्तों, जिनमें नियुक्त होता है उपराज्यपाल। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश भी आती है तो भैया लिeutenant की स्पेलिंग याद कर लेना, क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में बहुत बार मैंने देखी है। तो 5 कौन कौन से जरा आप मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले आएगा दिल्ली। कौन आएगा, दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठता है, एलटी बैठता है, इसका मतलब उपराज्यपाल बैठता है। दूसरा है अंडमान निकोबार, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। चौथा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात लद्दाख आ जाएगा। और 5वां कौन सा आ जाएगा दोस्तों, 5वां पुडुचेरी आ जाएगा। तो ये 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर कौन बैठता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल बैठता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर की अगर बात करें, प्रशासक की बात करें, तो प्रशासक कहां पर होता है, प्रशासक आपका बैठता है 2 यूनियन टेरिटरी में। अब तो 2 हो गई, पहले 3 थी, क्योंकि पहले 9 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। पहले स्टार्टिंग में तो 7 थी, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाए तो 9 हो गई, फिर दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया तो 8 हो गई। तो पहला तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है दमन, ये कुल कितने बैठते हैं, ये 2 हैं, 2 जगह एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है। पहला दमन एंड दीव दादर नागर हवेली में, ठीक है, आप समझ जाएंगे, दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, ये एक ही हो गई है। तो यहाँ पर
ठीक है। दूसरा जो होता है, दूसरा यहाँ पर बैठेगा आपका लक्षद्वीप में। किसमें बैठेगा दोस्तों? लक्षद्वीप में। तो लक्षद्वीप में भी कौन बैठता है? प्रशासक बैठता है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है। अच्छा, चीफ कमिश्नर यहाँ पर देखेंगे तो चीफ कमिश्नर कौन सी यूनियन टेरिटरी बची है? 7 तो आपके सामने मैंने लिख दी है, तो एक आप बिल्कुल आपने कहा चंडीगढ़, बिल्कुल चंडीगढ़ में जो है वो कौन बैठता है? चीफ कमिश्नर बैठता है, मुख्य आयुक्त बैठता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो पंजाब का गवर्नर होता है ना, वही चीफ कमिश्नर होता है बाय डिफॉल्ट, यानी स्वतः ही। यानी अधिकतर केस में ये देखा गया है कि पंजाब के गवर्नर को ही क्या बना दिया जाता है? चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है, क्योंकि पंजाब की जो और हरियाणा की जो संयुक्त कैपिटल है वो कौन है? चंडीगढ़। बिल्कुल। अगला कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, जिसको तो कल डिटेल में हमने पढ़ा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पर्सन मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। बिल्कुल, ये किस में है दोस्तों? क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। और क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में दी गई है? चलिए आप मुझे बताइए। 58 में। 58 में जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसमें सबसे पहली क्वालिफिकेशन यही है कि वह चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। देखिए, 35 वर्ष की जो उम्र है, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 3 पदों के चुनाव के लिए, 3 पदों के लिए हमारे संविधान में 35 वर्ष की उम्र दी गई है। सबसे पहला प्रेसिडेंट के लिए, और दूसरा आपका है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, और तीसरा है आपका गवर्नर। इन तीनों के लिए जो है 35 वर्ष की उम्र पार कर चुका हो या पूरी कर चुका हो। ये कहां बताया गया है? हमारे संविधान में बताया गया है। अब यहां पर एक ऑप्शन है 30 वर्ष की उम्र का। तो 30 वर्ष की जो उम्र है वो कहां कहां पर है? वो है आपके राज्यसभा के सदस्यों के लिए और विधान परिषद के सदस्यों के लिए। अच्छा, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? कर्नाटक है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। ठीक है, तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है। और विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए 30 वर्ष उम्र जरूरी है। और 25 वर्ष उम्र किसके लिए है? विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए। ठीक है, तो ये बात हिंदी में लिखी हुई है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, ये देखिए आर्टिकल नंबर 58 को मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है यहाँ पर। आप पढ़ लीजिए फटाफट से इसको कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसकी योग्यताएं हैं ये। कौन कौन सी है? पहली है मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वह भारत का एक नागरिक होना चाहिए। दूसरा है हैज कंप्लीटेड द 35 ईयर एज, यानी वह 35 वर्ष की उम्र को पार कर जाना चाहिए, उसकी 35 वर्ष की उम्र पूरी हो जानी चाहिए। अगला क्या है? इज क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी क्या योग्यताएं हैं? भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तो भैया ये तो ऑलरेडी 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, तो 25 वर्ष की तो ऑब्वियसली बात है पूरी कर चुका ही होगा। और तीसरा क्या होता है वहां पर लोकसभा में? मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। देखिए, लाभ के पद को लेकर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा। लाभ के पद का हमारे ओरिजिनल संविधान में, मूल संविधान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी इसके बारे में नहीं बताया गया है। पर लाभ के पद पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास है। संसद समय समय पर लाभ के पद को लेकर कानून बनाती है। और लाभ के पद को लेकर यदि कोई विवाद आता है तो वह विवाद जो होता है वो कौन से कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है? तो भैया वो होती है सुप्रीम कोर्ट में। यानी उस पर निर्णय जो होता है लाभ के पद पर, अंतिम निर्णय किसका माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय का माना जाता है।
कुछ पद हमारे संविधान में ऐसे हैं, हमारे संसद ने ऐसे निर्धारित कर दिए जो लाभ के पद पर नहीं गिने जाते। जैसे पहला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पद एक लाभ का पद नहीं होता, यानी जो व्यक्ति ऑलरेडी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है और वह दोबारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा जो है यहाँ पर वो कौन सा है, वाइस प्रेसिडेंट है। कौन है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा यदि देखेंगे आप तो गवर्नर, गवर्नर को भी जो है लाभ के पद में शामिल नहीं किया गया। चौथा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जितने भी एमपी और एमएलए हैं वो सब लाभ के पद में नहीं होते हैं, यानी मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड सेंट्रल सॉरी स्टेट, ये भी क्या होते हैं, लाभ के पद पर नहीं माने जाते। बाकी जितने भी लोग हैं वो लाभ के पद पर माने जाते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद का है। और अंतिम निर्णय लेने का, विवाद को आ जाता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, मैक्सिमम एज लिमिट। देखिए मिनिमम एज लिमिट तो है, कितनी है, 35 वर्ष है, पर मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र नहीं दी गई है, इसी प्रकार अटॉर्नी जनरल की भी अधिकतम उम्र हमारे संविधान में नहीं दी गई है। इवन न्यूनतम उम्र भी नहीं दी गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, तो क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे वर्तमान में तो 89 ईयर के जो के वेणुगोपाल हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। जबकि अगर आप कई टीचर्स को देखेंगे तो क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन के समान है और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन में 65 वर्ष की अधिकतम उम्र दी गई है। तो कई टीचर ये समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल भी 65 वर्ष की उम्र तक ही बना जा सकता है। भैया ऐसा नहीं है। आप वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही देख लो, उनकी एज 89 ईयर है, 89 ईयर एज है, यानी वो अपर एज लिमिट, यानी एज लिमिट है ही नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। वो माइंड में रखना आप लोग, कभी अगर एग्जाम में आ गए तो फंस जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, वही बात है, कोई आयु सीमा नहीं है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, यानी एक राष्ट्रपति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो ए पर्सन हु होल्ड्स और हैज हेल्ड ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट शेल सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। हमारे यहाँ संविधान में लिखा गया है कि पुनः निर्वाचन के लिए एलिजिबल है। वो कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 57, इसलिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न क्या कहता है, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस। मैंने आपको बताया था ना अभी कि ऑर्डिनेंस जो इशू करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 123 में। और ये कहाँ से ली गई है, अगर इसका सोर्स देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये लिए गया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो संविधान बना है उसका लगभग आधे से ज़्यादा भाग हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। तो इसलिए अधिकतर चीज़ें आपकी जो है 1935 के एक्ट से ली गई है। बाकी कुछ चीज़ें हमने कई देशों से भी ली है, जैसे हम आगे देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ये हिंदी में हो गया, इसका आंसर हिंदी में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, यानी महाभियोग के वाला पूछ रहा है। ये महाभियोग कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल नंबर 61 में। तो इसलिए देखिए कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछता है, इसलिए आपको डायरेक्ट आर्टिकल याद होने चाहिए। और मैंने आपको डायरेक्ट पहले बताया भी वीडियो की स्टार्टिंग में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल नंबर 61। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको जो है राष्ट्रपति की जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा, मैं खुद उसको आपको बताना चाहता हूँ, तो 1 बाय 1 करके आप पॉइंट लिख भी सकते हैं, मैं बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। पहली बात तो ये कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल नंबर 61 में दी गई है। कहाँ से हमने इसको लिया है दोस्तों, तो इसका सोर्स हमने यूएसए से लिया है। अब सुनो मेरी बात, राष्ट्रपति को हटाने का हमारे संविधान में
एकमात्र कारण बताया गया है। क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। अगर कोई राष्ट्रपति हमारे संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे संसद हटा सकती है। हटाने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। और रीजन क्या बताया गया है? संविधान का उल्लंघन, एकमात्र रीजन बताया गया है। अब देखिए इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग का विधेयक जो बिल है वो संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है, रखा जा सकता है। रखने के लिए भी उस वहां पर क्या है कि अगर वो किसी भी सदन में, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में रख रहे हैं तो लोकसभा के टोटल मेंबर का, या राज्यसभा में रख रहे हैं तो राज्यसभा के टोटल मेंबर का 1/4 भाग यानी 1/4 लोग जो है उस पर अपने हस्ताक्षर कर चुके हों, सिग्नेचर लिखित में उसको पास कर चुके हों, हाँ भाई हम तैयार हैं, राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और हम राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने को महाभियोग चाहते हैं। तो 1/4 जो लोग हैं यदि उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें और उस बिल को सदन में रख दें तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और कैसे हटाएंगे वो हम इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले बिल को रखने के लिए ही 1/4 लोगों का क्या होना चाहिए? सदन में बहुमत होना चाहिए, लिखित बहुमत होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए उस बिल पर, ठीक है। और जब 1/4 लोग सिग्नेचर कर देते हैं तो वह बिल उस सदन के हेड को दिया जाता है। जैसे कि अगर राज्यसभा में दिया जाएगा तो चेयरमैन को दिया जाता है, जो कौन होते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। और लोकसभा में दिया जाएगा तो स्पीकर को दिया जाता है। और जैसे ही यह बिल स्पीकर के या चेयरमैन के पास पहुंचता है 14 दिन का उनको टाइम मिलता है। 14 दिन के भीतर वह राष्ट्रपति को इसकी सूचना देते हैं। वैसे तो पहले दिन ही दे दी जाती है पर 14 दिन का समय दिया जाता है। अब 14 दिन राष्ट्रपति के पास है। यदि राष्ट्रपति इनको लगता है कि भाई हाँ सच में उसने वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहता है तो इन 14 दिन के भीतर वह इस्तीफा दे सकता है। यदि 14 दिन के भीतर इस्तीफा नहीं दिया राष्ट्रपति ने तो फिर वह ऐसा समझा जाता है कि वह इम्पीचमेंट लड़ने के लिए तैयार है, महाभियोग लड़ने के लिए तैयार है। अब क्या होता है, जैसे ही 14 दिन की ड्यूरेशन खत्म होता है तो वह बिल उसी सदन में लाया जाता है जिस सदन से वह इंट्रोड्यूस किया गया था। और वहां पर 2/3 बहुमत, 2/3, देखिए ये इसको कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो यह बिल जो है 2/3 से 2/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबर, ठीक है, ऑफ हाउस। देखिए यहां पर लिखा, आप देखिए यहां पर कि उस सदन के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों से वह बिल पारित होना चाहिए, यानी उस पर अपनी सहमति देने चाहिए। यदि वो लोग उस पर सहमति दे देते हैं तो वह बिल अगले हाउस में जाता है। जैसे राज्यसभा में अगर इंट्रोड्यूस हुआ है तो लोकसभा में जाता है और लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा में जाता है, ठीक है। अब दूसरे हाउस में जब वो बिल जाता है तो दूसरा हाउस उस समय इन्वेस्टिगेशन हाउस कहलाता है दोस्तों। कौन सा कहलाता है? जांच सदन कहते हैं उसको। कौन सा सदन कहते हैं? जांच सदन कहते हैं। क्योंकि इस सदन में जब वह बिल लाया जाता है तो यह सदन एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी की गठन करता है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी का गठन करता है। और उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का जो प्रमुख होता है वो होता है आपका CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। एक तो ये होता है और बाकी 2 लोग और होते हैं। अब ये जांच पड़ताल करते हैं, क्या करते हैं कि भाई सच में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है राष्ट्रपति ने या ऐसे ही जबरदस्ती ये सांसद जो है उसके खिलाफ बिल ला रहे हैं। अगर ये कमेटी ये पा लेती है कि हाँ सच में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है राष्ट्रपति ने तो वह बिल उस इन्वेस्टिगेशन हाउस में रखा जाता है। और इन्वेस्टिगेशन हाउस भी यदि 2/3 बहुमत ऑफ से पास कर दे तो राष्ट्रपति को तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। पर यदि ये कहीं भी रुक गया एक जगह भी तो यह बिल वहीं पर ही खारिज कर दिया जाता है,
ठीक है। देखिए एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्योंकि यहाँ पर CJI भाग लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भाग लेते हैं, इसलिए इस इम्पीचमेंट के जो प्रोसेस है इसको क्वासी जुडिशियल प्रोसेस भी कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि आधा इसमें जो है एक न्यायाधीश भाग ले रहे हैं, इसलिए संविधान में इस इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा गया है। ये प्रश्न UPSC IRS वगैरह में पूछा जाता है कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हमारे संविधान में किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो भैया अनुच्छेद नंबर 61 को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन कमेटी का हेड ही कौन होता है? CJI होता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला और आखिरी प्रश्न आज का बहुत आसान है, इसका प्रश्न का आंसर आप दे भी देंगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी हमने डिस्कस किया है कि इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि USA से हमने क्या क्या लिया है। देखिए USA से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं, जो कि हमारे संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 12 से लेकर 35 तक ये अनुच्छेद है, और भाग आपका है 3। मौलिक अधिकार के प्रश्न में मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। अगला हमने जो USA से लिया है वो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। इसका मतलब जैसे अगर कोई कोर्ट का फैसला आता है तो रिव्यू लगाने की एक प्रक्रिया है वहां पर, वो है आपका न्यायिक समीक्षा का जो सोर्स है, वो भी हमने USA से लिया है। और तीसरा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, और रिमूवल ऑफ जजेज, जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से ली है? वो भी हमने अमेरिका से ली है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि जज को कैसे हटाया जाता है। देखिए राष्ट्रपति को हटाना तो आपने सीख लिया, इम्पीचमेंट 61 के तहत हटाया जाता है, जबकि जो जज होते हैं कोर्ट, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 के भाग सब क्लोज नंबर 4 में बताई गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए वहां पर इसी प्रकार से बिल रखा जाता है जिस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 124 के सब क्लोज नंबर 4 में है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा तो मैं पूरा यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर पूरा आर्टिकल इसको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगेन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, जो करना है करिए। दोस्तों पर कमेंट जरूर करिए ताकि कैसा लग रहा है आपको वीडियो, क्या आप ऐसी श्रृंखला कंटिन्यू चाहते हैं, क्या आप और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं मुझसे, कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई और वीडियो आप चाहते हैं तो उसका भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, बस आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग बहुत जल्दी आपको लाइव भी पढ़ा पाएँ। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।